हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे, सभी की तैयारी बस चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अभी जो है कि यूके ट्रिपल एससी करवा रहा था एग्ज़ाम, उसके बाद जो है कि यूके पीएससी करवाने लगा एग्ज़ाम्स। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि आगामी एग्ज़ाम्स जो हैं कि यूके ट्रिपल एससी करवाएगा या यूके पीएससी ही करवाएगा, कुछ भी हो सकता है इनका। तो जो भी है बहुत सारे आपके कहने का मीन्स है चाहे दोनों में से कोई भी वोट करवाएं, लेकिन इतना आप लोगों को श्योर है कि बहुत सारे आपके फॉर्म्स आने वाले हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ जो हैं कि वो आने वाले। कैलेंडर्स जारी है, यूके पीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर ही रखा है। लोअर पीसीएस की आपकी वैकेंसीज़ आने वाली है, अपर पीसीएस की आपकी वैकेंसीज़ आने वाली है, आपकी प्रवक्ता की वैकेंसीज़ आने वाली हैं, है ना। आपके आरओ एआरओ की वैकेंसी आने वाली है, आपकी पुलिस की वैकेंसी आने वाली। बहुत सारे आपके एग्ज़ाम्स जो हैं कि वो आने वाले हैं, जिन सभी में जो है कि जो कॉमन चीज़ें आपकी जो उत्तराखंड का सिलेबस है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो मेरा सजेशन आप सभी के लिए ये रहेगा कि आप क्या करें कि बेसिक जितना भी आपका पूरा आपका जीएस जीके है, आप जीके जीएस अपना प्रॉपर पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए। आप जो है कि अपना उत्तराखंड तैयार कर लीजिए, आप अपना हिंदी तैयार कर लीजिए, आप अपना रीजनिंग तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपका कोई सा भी एग्ज़ाम आता है, ये आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन है, सभी में आने वाले हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से जो है कि एक सब्जेक्ट अभी मैंने आपका जीएस स्टार्ट किया है, तो हम जीएस स्टार्ट करेंगे अपना, और जीएस के साथ साथ हम जो है कि इसके बाद उत्तराखंड स्टार्ट करेंगे। फिर हम इसी तरीके से आपका जो है कि रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। आपका अगर हमारा बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट बेहतर तरीके से रहा तो मैं पूरा आपका कंप्लीट एक स्क्रीनिंग का कंप्लीट बैच लॉन्च कर दूंगा। जैसे ही जो है कि मुझे लगा कि बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं, तो आपका स्क्रीनिंग का एक फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट बैच चलाया जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स के आपके सेपरेट पूरी हर आपके जो है कि जितनी भी वैकेंसीज़ आपकी जो भी पोस्ट आएंगे, उनके सेपरेट बैचेस जो हैं कि वो चला दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल आपका इस तरीके से नहीं चलाया जाएगा कि आज कुछ करवाया कल कुछ करवाया और वो ख़त्म हो जाए, बीच में से छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपर जो रियल में एग्ज़ाम में आने वाला है एज अ कोचिंग क्लासेस की तरह, मतलब आपका ये समझ लीजिए आप यूट्यूब पे जो है कि कोचिंग क्लास ले रहे हैं, समझ लीजिए इस तरीके से मैं आपका प्रिपेयर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी, क्लास 1 रहेगी जीएस जीके जो है कि आपका। इसमें हिस्ट्री की बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें मेरे कुछ नोट्स जो हैं कि आपको हैंड रिटन मेरे खुद के मिलेंगे, और कुछ नोट्स जो हैं कि मैं आपको जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे यहाँ पे कहीं पे से बुक से पेस्ट कर देना चाहिए, तो वहाँ पे आपका बुक का जो है कि वो पीपीटी के थ्रू आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्टली हिस्ट्री की बात करते हैं। तो जैसे हिस्ट्री को हम कहते क्या है, मैं बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आपकी स्टार्टिंग ज़ीरो से कराने वाला हूँ। जितना भी आप पढ़ेंगे बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कराने की गारंटी मेरी है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पूरी तरह से, तो जितना भी पढ़ेंगे हम बिल्कुल उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या है जनरली, है। तो हिस्ट्री को ज़्यादातर हम लोगों ने ये सुना है कि हिस्ट्री क्या है कि कुछ भी ऐसी कोई भी ऐसी घटना जो पास्ट में घटी है उसको हम इतिहास कह देते हैं। लेकिन जबकि इतिहास कहने के लिए पास्ट में तो बहुत सारी आपकी घटनाएं घटी है, हर दिन पता नहीं हजारों लाखों इंसिडेंट होते हैं, तो सभी को हम इतिहास नहीं कह सकते हैं। सारी घटनाओं को हम इतिहास कहेंगे, इतना बड़ा इतिहास तो फिर तो समझ लो इतिहास कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और उसका क्या मायना, है ना। तो इतिहास मेनली वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, मानव जीवन पर प्रभाव डालती हैं। कुछ ना कुछ जो है कि वो मानव जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, पूरे समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो ऐसी घटनाओं का भी एक क्रमबद्ध अध्ययन, एक क्रॉनिकल ऑर्डर में जब हम ऐसी घटनाओं को पढ़ते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन के साथ हम ऐसी घटनाएं जो मानव जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करें, तो ऐसी घटनाओं को हम कह सकते हैं कि हाँ ये इतिहास है। और साथ ही उनका कोई ना कोई साक्ष्य आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, तो हम इनको कह देंगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसी घटनाएं इतिहास है। तो आपसे कहें कोई कि इतिहास की, जैसे अभी आप देखेंगे कि जो जस्ट अभी उसका यूके पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो प्री के अंदर छोटे छोटे आपकी टर्मिनोलॉजीज़ पूछ ली गई थी। तो आपसे पूछे कि इतिहास क्या है, तो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आपको देनी हो तो आप क्या देंगे कि इतिहास की घटनाओं का, ऐसी घटनाओं का, अतीत की ऐसी घटनाओं का, इतिहास तो हम उसको बाद में कहेंगे, अतीत की ऐसी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जो मानव जीवन को प्रभावित करे, ठीक है, साथ ही उसका कोई ना कोई साक्ष्य उपलब्ध हो, ऐसी घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। ऐसी घटनाएं इतिहास कहलाती है। तो हमने कहा साक्ष्य उपलब्ध हो, तो साक्ष्य भैया कैसे उपलब्ध हो, तो साक्ष्य भी हमारे जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो पुरातात्विक और जो है कि साहित्यिक, दो स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत।
यहाँ पे मैंने अलग से आपको विदेशी विवरण में दे दिया, लेकिन ये भी साहित्यिक स्रोत के अंदर ही आता है, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत यानी कि आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज, जो आपके क्या है खुदाई वगैरह में प्राप्त होते हैं, ऐसे सोर्सेज आपके आर्कोलॉजिकल या पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। जो रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल हैं वो साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए, जैसे यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमको अभिलेख हो गए, स्मारक हो गए, मूर्तियाँ हो गई, चित्रकला हो गए, सिक्के हो गए, मोहरे हो गए, मृत भांड हो गए, पाषाणिक औजार हो गए, ये सारे पुरातात्विक स्रोत हैं, खुदाई वगैरह में जो है कि ये प्राप्त हुए हैं और कहीं ना कहीं हमको ये इतिहास की या अतीत की हमारी इंपॉर्टेंट घटनाओं को बताते हैं, तो ये हमारे पुरातात्विक स्रोत हो गए। ऐसे ही साहित्यिक स्रोत में आपके क्या हो जाते हैं, कुछ भारतीय स्रोत हो जाते हैं, भारतीय साहित्यिक स्रोत, कुछ जो है कि विदेशी हो जाते हैं, ठीक है। तो भारतीय के अंदर भी कुछ धार्मिक हैं और कुछ लौकिक हैं, है ना। फिर धार्मिक का भी क्लासिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे ही जो है कि आपका लौकिक का भी क्लासिफिकेशन हो जाता है, ये भी बढ़ जाते हैं आगे। ऐसे ही जो है कि विदेशी विवरण आपके ये चीनी, यूनानी, अरबी, जो विदेशी यात्री भारत में आए और भारत में आने के बाद में उन्होंने भारत में जो कुछ देखा, जो कुछ अध्ययन करा, उसको रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल कराया हमें, उससे भी हम क्या करते हैं कि अतीत के बारे में अपने जानते हैं, है ना। जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए उनसे भी हम अपने अतीत के बारे में जानते हैं। कुछ धर्मेतर चीज़ें लिखी गई, धर्म के अलावा भी कुछ चीज़ें लिखी गई, उनसे भी हम जो है कि अपने इतिहास के बारे में जानते हैं। तो ऐसे सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कि भैया ये साक्ष्य हैं, कहीं ना कहीं हम इतिहास की जानकारी दे रहे हैं, तो हम इतिहास के बारे में जान रहे हैं, तो ये इतिहास के आपके क्या हो गए, स्रोत हो गए, इतिहास को जानने के स्रोत हो गए, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम और दिखा दूं, जो हमको क्या करेगा, डिटेल में जानकारी देगा कि इतिहास क्या है। जैसे आपके क्या है, मैं कुछ बता दूं आपको थोड़ा सा, ये देखेंगे जैसे हमारे क्या है, हमने दो भागों में इसको क्लासिफाई कर दिया, पुरातात्विक स्रोत हो गए, कुछ आपके साहित्यिक स्रोत हो गए। पुरातात्विक स्रोतों में अभी हमने देखा अभिलेख हो गए, स्मारक हो गए, सिक्के हो गए, मूर्तियाँ हो गई, चित्रकला हो गई, मोहरें हो गई। ऐसे ही हम जो है कि साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे, तो साहित्यिक स्रोत में क्या है आपका भारतीय साहित्य हो गया और विदेशी साहित्य हो गया। भारतीय साहित्य भी फिर बढ़ जाता है धार्मिक साहित्य में, धर्मनिरपेक्ष साहित्य में और संगम साहित्य में। ऐसे विदेशी आपका क्या है, यूनानी, चीनी, अरबी लेखकों में बढ़ जाता है। तो हम धार्मिक की बात करेंगे तो धार्मिक में भी कौन कौन से आपके हो जाते हैं, धार्मिक भी आपके 3 तरह से क्लासीफाई हो जाएंगे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तीनों के तीनों धर्म से संबंधित हैं। ये हमें धार्मिक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसे कैसे रिलीजन थे भारत में, उनकी क्या क्या मान्यताएँ थी, है ना, कैसे उनके क्या रूल्स रेगुलेशंस थे, ये सारी जानकारी हमें, कैसा धर्म था, धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी हमको ये देते हैं। कुछ धर्म के अलावा भी जानकारी देते हैं हमें, तो धर्मेतर हम उनको बोलते हैं या धर्मनिरपेक्ष साहित्य बोलते हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, कल्हड़ की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का विज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, बाणभट्ट का आपका हर्षचरित हो गया, कादम्बरी हो गया। ये कुछ आपके क्या है, नॉर्मल भी इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भाई राजतरंगिणी किसने लिखी, अर्थशास्त्र किसने लिखी, अष्टाध्यायी किसने लिखी, मुद्रा राक्षस। तो ये कुछ पुस्तकें और उनके कुछ जो उनके राइटर्स हैं किसने लिखी, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ लेगा। कुछ आपका इसके अलावा हट के, इनसे अलावा कुछ संगम साहित्य है आपका। ऐसे यूनानी कौन कौन से जो है कि यूनानी या रोम के लेखक भारत में आए, तो मेगास्थनीज, टॉलमी, हेरोडोटस, निरियाकस, ठीक है, ऐसे कुछ आपको एग्जाम्पल दिखेंगे। ऐसे जो है कि चीनी लेखकों के एग्जाम्पल, ऐसे जो है कि अरबी लेखकों की, ये सब भारत में आए और कुछ ना कुछ हमको जो है कि जानकारी इतिहास के बारे में दे के गए, है ना। ये आपका ब्राह्मण साहित्य क्लासीफाई हो जाता है। फिर वेद में, ब्राह्मण ग्रंथ में, आरण्यक में, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, आपका पुराण हो गया, स्मृति हो गया, फिर इनमें क्लासीफाई हो जाता है ये, ठीक है। तो इन सबसे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पुरातात्विक स्रोतों में है ना, ये अभिलेख आपके बड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, अभिलेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। और कुछ सिक्कों से संबंधित बड़े प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बाकी से भी बनेंगे, लेकिन अभिलेख आपके जैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेनली अशोक से संबंधित अभिलेख आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ आपको, पहले तो अभिलेख क्या है पहले हम ये जान लेंगे ना कि अभिलेख किसे कहा जाता है ना। तो अभिलेख क्या है कि और कोई भी कुछ भी लिखा हुआ है वो किसी हार्ड सरफेस पर लिखा है, उसकी मेन कंडीशन ये होती है कि वो कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख होना चाहिए। कुछ भी हार्ड सरफेस पर, पहले पेपर वगैरह तो हुआ नहीं करते थे पुराने समय में, प्राचीन काल में कहाँ से पेपर आएगा ना, पेपर नहीं हुआ करता था, पेपर का आविष्कार तो बड़ा लेट हुआ, तो पेपर था नहीं, तो पेपर नहीं था तो क्या करते थे कि पत्थरों को बड़ी बड़ी शिलाओं को काट करके उनको
प्लेन करके उन पर लिख दिया जाता था। तो इनको, या फिर जो है कि कोई हार्ड सरफेस, कोई रॉक पर लिख लिया, कहीं गुफाओं पर लिख लिया, कहीं जो है कि जैसे मेटल की किसी प्लेट पर लिख दिया, सिक्कों के ऊपर लिख दिया। तो ये सारे के सारे अभिलेख जो किसी भी हार्ड सरफेस पर कुछ रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल कुछ लेख है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एक अभिलेख है। कहने का मतलब है सीधा सीधा एक लाइन में आपसे कहे कि क्या है, किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण जो लेख है उसको हम कह देते हैं कि अभिलेख है। आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछ ले कि भैया कुछ एग्जाम्पल्स बता दो कि कौन कौन से होते हैं अभिलेख। तो आपको ध्यान रखना है, शिला अभिलेख हो गया, जिसको हम शिलालेख भी कह सकते हैं, स्तंभ लेख हो गया, गुहाभिलेख, ताम्रपत्राभिलेख हो गया, मुद्राभिलेख हो गया। ये कुछ पॉपुलर आपके अभिलेखों के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। शिलाभिलेख जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, शिला पर जो लिखा गया अभिलेख है। स्तंभ लेख कह रहा है कि स्तंभ पर लिखा गया जो लेख है। गुहाभिलेख गुफाओं पर लिखा गया। ताम्रपत्राभिलेख, ताम्र जो है कि पत्रों पर लिखा गया अभिलेख हो गया। मुद्राभिलेख, मुद्राओं पर लिखा गया अभिलेख हो गया। वेरी इजी है ना। अब जो इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका, जैसे शिलालेख का मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, मैंने अशोक नीचे इसलिए लिख दिया क्योंकि अशोक से संबंधित बड़े सारे आपके अभिलेख पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे, जैसे ये शिला है कोई, इसको काट दिया फ्रंट पे से काट करके और इस पर कुछ लेख लिख दिए गए। जैसे प्राचीन समय में क्या करते थे, राजा कुछ ऑर्डर पास करा दिया कि भैया ऐसे 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 ऐसा होना है, ये नियम प्रजा को मेरी फॉलो करने हैं, या ये ऐसे ऐसे गांव में ऐसा ऐसा होने वाला है तो कुछ भी जो भी सूचना राजा को देनी होती थी, या कुछ प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी, राजा की तारीफ में कुछ लिखा जाता था तो उसको प्रशस्ति कहते थे। तो प्रशस्ति भिलेख भी इनको कहते हैं हम। तो प्रशस्ति भिलेख भी लिखे जाते थे, प्रशस्तियाँ, राजा की तारीफ में कुछ लिख दिया बड़ी बड़ी शिलाओं पर, गुफाओं पर, स्तंभों पर, या कुछ जो है कि कुछ भी राजा किसी धर्म का प्रचार करना चाहता है, कुछ भी अपनी जनता तक, ऑडियंस अपनी जनता तक, जो भी वो अपनी प्रजा तक कुछ पहुंचाना चाहता है, तो इस तरह के ये माध्यम होते थे, शिलाभिलेख, स्तंभलेख, गुहाभिलेख, है ना। ये एक माध्यम होते थे कि लोगों तक जानकारी पहुँच सके। तो अब शिलालेख तो सिंपल हो गया आपका। मेनली आपका स्तंभलेख थोड़ा कंफ्यूजिंग, इसके कुछ टर्म जो है कि आपके पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जैसे स्तंभलेख है, तो ये एक स्तंभ है। नॉर्मल स्तंभ का एक जो ऊपरी भाग है थोड़ा सा गोल टाइप से होता है, और इस पर क्या है, बीच में जो मैंने हल्का सा ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट कर रखा है, कोई पशु का अंकन होता था, कोई पशु की शेप बना दी जाती थी, और इस पूरे पोर्शन को हम कहते थे फलक। जो ये गोल कैप जैसा दिखाई दे रहा है, ये आपका कहलाता था फलक। ठीक है, फलक पर ही एक पशु का अंकन होता था, और उसके नीचे एक लाट होती है। जो खंबा है आपका, ये खंबा है, इस खंबे पर क्या है, कुछ लाइनें लिख दी जाती थी। इस खंबे को कहा जाता था यष्टि या फिर लाट। और ये जो पूरा खंबा होता था, ये चुनार के पीले पत्थरों से बनाया जाता था। ठीक है, तो इतना हम समझेंगे स्तंभलेख के बारे में। ऐसे ही फिर गुहाभिलेख, गुफाएं जो होती थी प्राचीन समय में, गुफाओं में क्या है कि इन गुफाओं को काट करके, गुफाओं को पूरा काट के नहीं, जैसे उसका फ्रंट जो है कि काट के प्लेन कर दिया, है ना। जैसे कि नॉर्मल हम ये मान लें कि ये इस तरीके से पत्थर, ये गुफा का अगला हिस्सा है, तो हमने क्या कर दिया, इस हिस्से को काट दिया, और ये काट करके अब ये सरफेस प्लेन हो गया। अब इस प्लेन सरफेस पर ऐसे कुछ भी जो है कि वो लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका गुहाभिलेख। ताम्रपत्राभिलेख मतलब ताम्र की प्लेट पर जो है कि नॉर्मली जो किसी भी शेप में हो जाएगी प्लेट, जो है कि मेटल की प्लेट, उस पर क्या है लिख दिया, ये ताम्रपत्राभिलेख हो गया। ऐसे ही जो है कि आपका क्या हो जाएगा, मुद्राभिलेख। कोई कॉइन से कॉइन्स पे भैया जो है कि किसी राजा का जो है कि ईयर छाप दिया इस समय से इस समय तक, या राजा का कोई स्लोगन छाप दिया, या राजा की कोई मूर्ति ही छाप दी, तो ये मुद्राभिलेख हो गए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कई बुकों से ढूंढ करके यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो भारतीय इतिहास में जो चित्रकला का प्रथम साक्ष्य मिलता है, आपसे पूछे कि भारतीय इतिहास में चित्रकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो भीमबेटका की गुफाओं से मिला। आदिमानव द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र हैं ये, है ना। भित्ति चित्र, गुफाओं पर बनाए गए चित्र, नॉर्मली ऐसे जो है कि स्टिक्स टाइप से बना दिया, इंसान को ऐसे बना दिया, है ना। ऐसे ही जो है कि एनिमल आपका जो है कि टाइप से बना देते हैं एनिमल्स को। मैं कलर चेंज करके आपको कुछ ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये एनिमल बना दिया, दिख नहीं रहा है अभी सही तरीके से, लेकिन ये इस तरीके से ये आपका एनिमल हो गया, एक एनिमल बना दिया। ये पूंछ बना दी, एनिमल बन गया, है ना। मछली जो है कि नॉर्मली ऐसे करके बना दी, ये मछली हो गई। तो टेढ़े मेढ़े जो चित्र, अब उनको कहाँ इतना पेंटिंग वेंटिंग थोड़ी आता था, ऐसे ही जो है कि ठीक है। तो आदिमानव ने जो चित्र बनाए हैं, इनको क्या है, आप सर्च मारेंगे ना जब भित्ति चित्रों को, तो बड़े सुंदर सुंदर आपको चित्र देखने को मिलेंगे। मैं इसमें ऐड करना भूल गया, मैं आपको नेक्स्ट टाइम से ऐसे चित्रों को ऐड करके आपको साथ में दूंगा ताकि आप इजीली उसको समझ पाएँ। अब सबसे प्राचीन हम बात करें, सबसे प्राचीन अभिलेख। अब ये सबसे प्राचीन अभिलेख लिखा है, ये नहीं लिखा कहाँ का,
ये भी बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। सबसे प्राचीन अभिलेख पूछा है तो ये आपका बोगज कोई मध्य एशिया का है, जबकि भारत में सबसे प्राचीन पूछ ले, ये प्रश्न अलग बन गया। देखो आप खाली सबसे प्राचीन सोच करके अशोक नहीं लिख देना, यह सब भारत में सबसे प्राचीन बोल के बोगज कोई मत लिख देना, बोगज कोई मध्य एशिया में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो बोगज कोई मध्य एशिया का। भारत में सबसे प्राचीन आपसे पूछ ले तो अशोक के अभिलेख हैं जो लगभग जो है कि 300 ईसा पूर्व पुराने हैं, ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट यहाँ पे पूछ लेता है आपसे एक बंदा था बड़ा इंटेलिजेंट जिसका नाम है डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ये अभिलेखों के आधार पर ही ना अभिलेखों को पढ़ा, अभिलेखों की स्टडी करके सॉरी अभिलेखों की स्टडी करके ही पूरा अशोक का इतिहास लिख डाला भाई। पूरे अशोक का पूरा इतिहास लिख दिया, कैसी वहाँ की शासन व्यवस्था थी, कैसा क्या था, किस तरीके से वो शासन करते हैं, प्रजा के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, कैसे किया, जनता उनके प्रति क्या सोच रखती थी, सारी बातें उन्होंने लगभग सही इतिहास लिख दिया उन्होंने, ठीक है। तो ध्यान रखना है डॉक्टर भंडारकर एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया। फिर बात करते हैं अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे, तो जनरली ब्राह्मी और खरोष्ठी लिखा हुआ आता है, तो ब्राह्मणी खरोष्ठी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है कि यूनानी और कहीं कहीं अरमाइक भाषा में भी अशोक के अभिलेखों के साक्ष्य पाए गए। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात और आती है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले भाई पढ़ा किसने, तो जो है कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऐसे भी वन लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। ऐसे ही बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है तो मैंने दोनों टर्म एक साथ लिख दिए कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को, ठीक है। फिर जो उत्तर भारत के मंदिर थे वो नागर शैली में बने हुए, मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली में बने हुए, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में। अब इनको याद कैसे रखें भाई, ये जो इतिहास के हमारे स्रोत थे ना, उन स्रोतों को मैंने शॉर्ट में यहाँ पर वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको यहाँ लिख दिया आपके लिए, ठीक है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके बन पाएंगे। तो क्या है आपका, जैसे कि आपका उत्तर में आपको ध्यान रखना, उत्तर को कहते हैं नॉर्थ, तो उत्तर भारत के मंदिर जो हैं कि वो नागर शैली में बने हुए हैं। दक्षिण में द आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, ठीक है। और मध्य भारत यानी कि बीच में आ रहा है तो बेसर शैली में बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नॉर्थ के मंदिर हैं यानी उत्तर भारत के मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं, जो बीच के मध्य भारत के मंदिर हैं वो बेसर शैली में बने हुए हैं, जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, आपसे कई बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है सिक्कों से संबंधित बड़े प्रश्न, जैसे मैंने आपसे कहा तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं सभी लोग, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किसने किए, तो सबसे ज़्यादा सिक्के वो जारी करेगा जो बड़ा धनवान होगा, बहुत बड़ा एम्पायर होगा जिसका, तो ध्यान रखना है वो मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन काल में सबसे ज़्यादा सिक्के जारी हुए। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किसने किए, सर्वाधिक शीशे के सिक्के होगा, हाँ शीशे के सिक्के हैं, सर्वाधिक शीशे के सिक्के किसने जारी किए, तो शीशे के सिक्के जो है कि सातवाहन शासकों ने जारी किए। ध्यान रखना है शीशा और सात दोनों में 100-100, तो शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों ने जारी किए। सबसे ज़्यादा जो सबसे रईस यानी कि मौर्यन एम्पायर, ठीक है, मौर्य काल में जारी किए गए। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किसने किए, सर्वाधिक सोने के सिक्के एक हो गया, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के एक हो गया, एक खाली सर्वाधिक सिक्के एक हो गया। तो आपको अलग अलग प्रश्न है, ध्यान रखना, बड़े ध्यान देना इनमें। सर्वाधिक सोने के सिक्के, देखो सोना क्या है, बड़ा कीमती होता है, तो सोने को जो गुप्त रखना है, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा सोना है इसके पास, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोने की इन्फॉर्मेशन गुप्त वो लीक हो गई तो फिर क्या होगा कि उस पर छापा पड़ सकता है, तो उसको गुप्त रखना है। तो ध्यान रखना है कि गुप्त शासकों के, गुप्त शासन जो थे गुप्ता डायनेस्टी के दौर में जो है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। फिर सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के की बात हो रही है अब, तो शुद्ध सोना वो जारी करेगा जो बहुत ज़्यादा कुशल होगा, है ना। बहुत ज़्यादा सिक्के तो जारी कर दिए गुप्त शासकों ने, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी कर दिए, लेकिन उनके यहाँ कोई इतना कुशल नहीं था तो उन्होंने बड़े अच्छे सिक्के जारी नहीं किए। तो हम ध्यान रखेंगे कुशल,
कुषाण, ठीक है। तो सर्वाधिक शुद्ध सिक्के के जारी किसने किए, आपसे पूछे शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाणों ने जारी किए। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के पूछे तो आपको ध्यान रखना है गुप्त शासकों ने जारी किए। सर्वाधिक शीशे के सिक्के तो शीशे का और 7 का 100 ध्यान रखना है। सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए, जो भैया सबसे ज़्यादा रईस बंदा होगा तो मौर्यन एम्पायर में सर्वाधिक सिक्के जारी हुए, ठीक है। तो इस तरह से आपके सिक्कों के क्वेश्चन बन जाएंगे। सिक्कों के स्टडी को क्या कहा जाता है, अभी बताएं आपको, न्यूमिस्मैटिक जो है कि सिक्कों के स्टडी को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक, ठीक है। फिर आपसे और कोई प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया, तो सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखने का कार्य किया वो यवन शासकों ने किया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण भी कब से शुरू हुआ, जो भैया कुशल होगा वही शुरू कर पाएगा, तो कुषाण शासन काल में शुरू हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुशल थे या नहीं थे उससे ध्यान नहीं रखना, बस मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ नॉर्मली कि आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिर अभिलेखों के कुछ एग्जाम्पल्स आपके आ गए कि कौन कौन से आपके अभिलेख इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ अभिलेख आपको दिए गए, यहाँ शासक आपको दिए गए, यहाँ पर उससे संबंधित किस विषय पर क्या अभिलेख लिखे गए हैं ये बात की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हाथी गुफा अभिलेख हैं वो किन शासकों ने जारी किए, खारवेल शासकों ने जारी किए। जब खारवेल शासकों ने जारी किए तो उन्हीं के बारे में जानकारी मिलेगी। तो खारवेल शासन की जो भी उस समय के शासन की महत्वपूर्ण घटनाएं थी उन घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन हाथी गुफा अभिलेख में दिया गया है। खारवेल शासकों के समय के ये अभिलेख हैं। ऐसी जूनागढ़ अभिलेख या आपसे पूछे गिरनार के अभिलेख किससे संबंधित हैं, तो ये रुद्रदामन से संबंधित है और इसमें रुद्रदामन की विजयों का और उनके व्यक्तित्व का जो है कि वर्णन किया गया है कि रुद्रदामन जो शासक थे वो कैसे थे और उन्होंने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त करी, ठीक है। ऐसे नासिक अभिलेख बात करते हैं, गौतमी बलश्री के बारे में जानकारी देते हैं, सॉरी इसके रचनाकार गौतमी बलश्री हैं। ये जानकारी क्या देते हैं, ये देते हैं सातवाहन शासन काल के समय में जो जो घटनाएं घटी थी उनके संबंधित ये जानकारी आपको देते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख से हमको समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है और इसके विषय में उनकी पूरी उनकी विजयों की और उनकी क्या क्या पॉलिसियाँ थी समुद्रगुप्त की उसके बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे ऐहोल अभिलेख जो है कि पुलकेशिन द्वितीय के संबंधित हैं, इनसे संबंधित, और ये हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन करते हैं। ऐसे भीतरी स्तंभ लेख स्कंद गुप्त से संबंधित हैं और ये क्या करते हैं, उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं की इन्फॉर्मेशन देते हैं। मंदसौर अभिलेख जो है ये मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है और ये जो है कि उनकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करते हैं। ये सारी जानकारी आपकी किससे संबंधित है, ये अभिलेखों से संबंधित हो गई, ठीक है। ये बात हमने करी ली। बाकी थोड़ा सा आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्लास है। अभी हिस्ट्री के और जो आपके सोर्सेज हैं उससे रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर जो क्लास रहेगी वो हमारी कल क्लास रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बिल्कुल आपको इस तरह से क्लास मिलेगी जैसे कि आप ये समझ लीजिए कोचिंग पढ़ रहे हैं। यूट्यूब बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे, लेकिन ये जो आप क्लास देखेंगे इसमें बिल्कुल सीक्वेंस से मैं आपको पूरा जीके